स्टूडेंट, आज 9th क्लास केमिस्ट्री में अपनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल थर्ड यूनिट को आगे बढ़ा रहे हैं और अब तक हमने एटॉमिक मास को निकालना सीखा था। आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की, कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, और मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए हम दो फॉर्मूला यूनिट यूज करते हैं। एक हम यूज करेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, और एक हम इसी में यूज करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। अब इस केस में देखो, किसी भी कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहां बात कर रहे हैं कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल की, और उसी का हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब किसी कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट हम टू वे से कर सकते हैं कि कंपाउंड्स का जो रिप्रेजेंटेशन है, कि हाउ कैन यू रिप्रेजेंट ए कंपाउंड्स, तो रिप्रेजेंटेशन हम टू फॉर्म में करते हैं। या तो उसका हम क्या लिखें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें, क्या राइट करें हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, या हम राइट करें उसका इंपेरिकल फॉर्मूला। अब दोनों को हम एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद मास निकालना सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए बार बार उसका नाम तो राइट नहीं कर सकते हैं। नाम राइट करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है ना। तो उस टाइम कंज्यूमिंग को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लेने के लिए, जैसे हम बोलें कि हम सोडियम क्लोराइड ही राइट कर रहे, सोडियम क्लोराइड। अब इतना बड़ा नाम लिखने के लिए इसको शॉर्टली हम सोडियम और क्लोराइड के लिए उसका सिंबल Cl यूज कर लेते हैं। तो किसी कंपाउंड्स के नेम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम सिंबॉलिक फॉर्म यूज करते हैं, उसको हम फॉर्मूले से जानते हैं। अब इस फॉर्म में इसको दो फॉर्म में लिख रहे हैं, एक इंपेरिकल फॉर्मूला और एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, देखो हम अगर बात करें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड है। क्या है ये, representation of a compound that indicate actual number of atoms in a molecule of that compound। उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में किसी एलिमेंट्स के एटम की एक्चुअल संख्या कितनी है, उसी एक्चुअल नंबर को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को, उसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। इसी के केस में देखो, अगर हम फॉर एग्जांपल लेके देखें कि हमने सुक्रोज का फॉर्मूला राइट करना है, तो सुक्रोज तो नेम हो गया इसका, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे तो क्या होगा, C12H22O11। इसी के केस में अगर हमने राइट करना है भी ग्लूकोज के लिए, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H12O6। अगर इसी केस में हमने राइट करना है किसको, एसिटिक एसिड को ही राइट कर देते हैं। देखो हम एसिटिक एसिड, ये क्या है आपका CH3COH। तो इसको आप इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं कि यहाँ कार्बन कितने हैं आपके 2, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, ऑक्सीजन कितने हो गए 2। तो किसी कंपाउंड्स के नेम को सिंबल की फॉर्म में राइट करें, इसका फॉर्मूला हो गया है। और अगर वो फॉर्मूला हर एलिमेंट्स के एटम्स का एक्चुअल नंबर बता रहा है कि इस एलिमेंट्स के कितने एटम्स इस कंपाउंड्स के अंदर हैं, इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर है, तो उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसी की टर्म में एक हम वर्ड यूज कर रहे हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला। ये क्या है, देखो इंपेरिकल फॉर्मूला,
अब इंपेरिकल फॉर्मूला आप किसको बोलोगे? इंपेरिकल फॉर्मूला का मीनिंग क्या है कि ये एक्चुअल नंबर ना दिखा के सिंपलेस्ट कंबाइनिंग रेशियो बताता है। क्या बताएगा ये? सिंपलेस्ट कंबाइनिंग रेशियो बताएगा। ओके स्टूडेंट, देखो हम मॉलिक्यूलर मास को टू फॉर्म में निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूले के टर्म्स में। और किसी कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट हम उसके एक मॉलिक्यूल से करते हैं, और एक मॉलिक्यूल्स का रिप्रेजेंटेशन का जो फॉर्म है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बता रहा है। अब इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बताता है हमें? सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। यानी ये भी क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड है। ये भी क्या है आपका? ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड that indicate only simplest combining ratio of atom of different elements कि उस कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, और वो रेशियो भी हमें क्या बता रहा है? ये सिंपलेस्ट कंबाइनिंग रेशियो इंडिकेट अगर करता है तो उसका हम इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। अब अगर हम बात करें देखो सुक्रोज की, अब सुक्रोज में तो यही इसका इंपेरिकल होगा क्योंकि कोई भी मल्टीपल में नहीं है। लेकिन अगर ग्लूकोज की बात करें, देखो सारे कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, तो 6 के मल्टीपल में। तो यहाँ अगर हम ये राइट करें कि ग्लूकोज के लिए इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हम इसको 6 का मल्टीपल है राइट कर सकते हैं CH2O। क्या हो जाएगा? CH2O। इस केस में ग्लूकोज के लिए जो सिंपलेस्ट कंबाइनिंग रेशियो बता रहा है यहाँ कि यहाँ अगर देखें हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 1:2:1 में कंबाइन कर रहे, तो जिस फॉर्मूले के अंदर एटम्स का सिंपलेस्ट कंबाइनिंग रेशियो शो किया जाता है उसको बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। अब इसी के लिए अगर लिखे हम एसिटिक एसिड के लिए तो ये भी 2 का मल्टीपल है, तो हम यहाँ एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड बोलते हैं इसको, हम इथेनोइक एसिड के लिए भी इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसी का 2 का मल्टीपल अगर कैंसिल कर दें तो इसके लिए भी इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH2। लेकिन यहाँ देखो ऐसे आपको सेम नजर आ रहे हैं ग्लूकोज और इथेनोइक एसिड के लिए, तो हम दोनों को कोरिलेट कर देते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूले में रिलेशन क्या है। डायरेक्ट इतना याद रखना, ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इंडिकेट करता है, ये सिंपलेस्ट कंबाइनिंग रेशियो बताता है। और दोनों में अगर हमने रिलेशन राइट करना है तो क्या होगा? देखो हम यहाँ राइट करें कि रिलेशन क्या है आपका? रिलेशनशिप बिटवीन molecular formula and empirical formula, दोनों में रिलेशन क्या है? देखो यहाँ हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये किसका है? इंपेरिकल फॉर्मूला। तो दोनों के बीच में जो मल्टीपल संख्या है आपकी वो क्या है? आपकी वेरी कर रही है। तो दोनों में रिलेशन क्या हो सकता है? देखो अगर हम राइट करें यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये किसके बराबर हो जाएगी? कितनी n संख्या से हम मल्टीप्लाई करें किसको? इंपेरिकल फॉर्मूले को, तो आपका क्या आ जाए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये जो रिलेशन है ये याद रखना है हमने, यहाँ n क्या इंडिकेट कर रहा है? मल्टीपल नंबर, कि कितने मल्टीपल में आ रहे हैं आपके एटम्स की संख्या। या अगर आप ग्लूकोज में देखें तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अपनी 6 हो जाएगी, क्योंकि अगर 6 से CH2O को हम मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास इंपेरिकल फॉर्मूले से क्या बना सकते हैं? हम
मोलिकुलर फॉर्मूला राइट कर सकते हैं इजीली। तो इस केस में अगर हम फॉर एग्जाम्पल देखें, हमने एग्जाम्पल ले लिया ग्लूकोज का ही, तो इस केस में देखो अगर हम यहाँ राइट करें मोलिकुलर फॉर्मूला तो ये तो हो गया C6H12O6 और ये किसके बराबर है N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूले के। तो इंपेरिकल फॉर्मूला है इसका CH2, ये भी हमने राइट कर रखा है। दैट मीन्स यहाँ मल्टीपल की संख्या जो कितनी है वो 6 है। तो ये आपस में जो रिलेशन है ये आपको यूज करना है हमने, छोटे न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर बन जाते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना आना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से इंपेरिकल फॉर्मूला। और इसी की टर्म में अगर देखो हम मास के लिए यूज करें तो मास में भी हम यही डाटा यूज कर सकते हैं। देखो क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, उस फॉर्मूला मास जो है वही क्या है मॉलिक्यूलर मास है। इंपेरिकल फॉर्मूला मास से निकालेंगे वो इंपेरिकल मास हो जाएगा। तो यहाँ अगर मास की टर्म में लिखें तो ये भी राइट कर सकते हैं हम कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल मास ऑफ ए कंपाउंड। इंपेरिकल मास क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूले से जो मास आपने कैलकुलेट किया वो क्या हो जाएगा, उसका इंपेरिकल मास हो जाएगा। जैसे हम यहाँ इसी के केस में ये एग्जाम्पल यूज करके देखें, देखो हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से, हमने इसका फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर मास। अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, उस मॉलिक्यूल के फॉर्मूले में जितने एटम दे रखे हैं हर एटम के मास को जोड़ना है हमने। तो यहाँ देखो सम अप करते हैं, अपने पास ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, तो पहले हम राइट करते हैं कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ 6 और एक कार्बन का मास कितना होता है 12। फिर यहाँ देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 12, एक हाइड्रोजन का मास कितना है 1। फिर हम देखें कि ऑक्सीजन की संख्या 6 है और एक का मास कितना है 16। अगर हम हर एटम के मास को जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। और ये कैसे आ गया, देखो हमारा हो गया 72 प्लस 12 प्लस 96 और ये आ गया आपका 180। अब इसी केस में आपको ये कहे कि किसी कंपाउंड्स के लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है मॉलिक्यूलर निकालो, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है और आपको n की वैल्यू दे दें तो एम्पेरिकल निकाल सकते हैं, या एम्पेरिकल दे दें तो n की वैल्यू। इन तीनों डाटा में से कोई भी 2 टर्म्स हमें मिलेंगे, थर्ड वन कैलकुलेट करना है। यहाँ देखो आपके पास 6 है, अब हमने एम्पेरिकल मास निकालना है। कार्बन 1 है, एक का मास 12 है, हाइड्रोजन 2 है, एक का मास 1 है आपका, और यहाँ ऑक्सीजन एक ही है जिसका मास 16 है। और ये आपका कितना आ गया 12 प्लस 2 प्लस 16, और ये हमारे पास टोटल कितना आ गया अभी, अगर यहाँ देखें तो अपने पास टोटल आ गया है अभी ये 6 और 2 और 3 30 आ गया हमारे पास। और इस केस में अगर देखें इस 30 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो किसके बराबर है 180। तो अपने पास एक रिलेशन बन गया है, ये आपने फॉर्मूले के लिए भी यूज करना है और मास के लिए भी यूज करना है। तो नेक्स्ट वन देखो, हम किसी भी मॉलिक्यूल्स का मास कैलकुलेट करना आना चाहिए हमें, और मास गिवन है तो उसका फॉर्मूला भी ड्रा कर सकते हैं। देखो एक न्यूमेरिकल सोल्व करके देखते हैं हम कैसे हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ कोई भी आयनिक कंपाउंड हो सकता है जिसमें हमें कैटाइन एनाइंस के नंबर्स को इंडिकेट करता है। तो यहाँ अगर हम जनरली कैलकुलेट करना सीखें, देखो हमसे क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि फाइंड आउट मोलिक्यूलर मास ऑफ गिवन कंपाउंड, या आपको ये कह सकते हैं कि गिवन फॉर्मूला यूनिट का मॉलिक्यूलर मास निकालो।
और आपको कह दे इफ मास ऑफ, आपको गिवन मिलेगा, देखो हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, कैल्शियम का 40 है और इसी तरह कहे कि ऑक्सीजन का 16 है। तो लेट हमें ये इस फॉर्म में दे रखा हो कि आपने फर्स्ट कंपाउंड का निकालना है H2CO3 का निकालो, सेकंड कंपाउंड आपको कह दे कि CaCO3 का निकालो, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें क्या देखना है कि कितने एटम्स हैं उस एलिमेंट के। यहाँ हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के आपके पास 2 एटम है और एक हाइड्रोजन का मास आपको गिवन है, कितना है 1। मास को क्लेम नहीं करना है, हमें डाटा में गिवन मिलता है। फिर देखेंगे कि हम सेकंड एलिमेंट कार्बन है, उसकी संख्या 1 है और कार्बन का मास कितना है 12। ओके, अब देखेंगे थर्ड वन कौन सा है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एटम कितने आपके पास 3 और एक का मास कितना है 16। अब इसको सम अप कर देंगे और अपने पास कितना आ जाएगा, देखो 2 + 12 + 48 और इसको अगर सम करेंगे तो अपने पास कितना आ गया, देखो 8 और 2 10 और कितना हो गया आपका 12, 5 और 1 6। जब भी हम मॉलिक्यूलर मास लिखें तो जनरली किस में लिख देते हैं, ग्राम में, और मॉलिक्यूलर मास यूनिट लिखें तो किस में लिखते हैं, यूनिट में। तो इसी तरह से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसका, CaCO3। कैल्शियम की संख्या कितनी नजर आ रही है आपको 1, एक कैल्शियम का मास कितना है 40। फिर आप देखेंगे कि कार्बन की संख्या कितनी है 1 और एक कार्बन का मास कितना है यहाँ 12। फिर आप देखेंगे कि हमें थर्ड वन जो एलिमेंट नजर आ रहा है वो ऑक्सीजन है, उसकी संख्या कितनी है 3 और एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16। अब इसको सम अप करके लिख देते हैं, देखो कितना हो गया है 40 + 12 + 48 और अपने पास ये टोटल कितना हो गया, देखो अभी अगर सम अप करके लिखें तो 100 ग्राम आ गया है। तो किसी भी गिवन फॉर्मूला यूनिट से हम क्या निकाल सकते हैं, उसका मॉलिक्यूलर मास। ये यहाँ गिवन है, देखो इसका फॉर्मूला आपको गिवन है और एक मॉलिक्यूल को इंडिकेट कर रहा है, तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हर एलिमेंट्स के एटम्स का मास अगर सम अप कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। तो ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम इसी से मोल निकालने